नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। और बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। हम लोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 पढ़ रहे हैं और आज एक ऐसा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि अपने आप में बहुत वास्ट था। बहुत लंबा चैप्टर जो है वो ये रहा था। कुल लगभग 100 धाराएं हम लोगों को करनी थी और आज जो है उस चैप्टर का हम लोग दी एंड करने वाले हैं। तो चलिए एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, सभी विद्यार्थी जो भी मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। कृष्ण सैनी, भरत मीणा, कमल सर, शर्मा जी, भरत मीणा, अखिल सैनी। चलिए देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो कंटेंट बड़ा जबरदस्त है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमेशा पढ़ते वक्त जब भी आप पढ़े तो एक दिमाग में एक जरूर बात याद रखना कि इंसान हमेशा जितनी कोशिश कर सकता है वो करता है और इंसान को वो कोशिश करनी चाहिए जो वो कर सकता है। कभी ये मलाल मत करना कि ये वैकेंसी चली जाएगी। उस समय हम लोग अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए। तो अभी वक्त है, समय है, कद्र कीजिए और वक्त आपकी कद्र करेगा और आप लोगों को इस पद पर पहुंचाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन बाधाओं को पार करते हुए आज जो हमारा सेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है उन विद्यार्थियों के लिए जो कि आज अपने एक चैप्टर को कंप्लीट करना चाहते हैं, नोट्स जो है उनको कंप्लीट करना चाहते हैं। चलिए शुरू करें हम लोग सेशन को। देखिए, दीपक सर ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है। कृष्ण राजपूत, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। सोनू यादव, बिल्कुल मैं अच्छा हूं। आप बताइए, आप लोग ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? कोई भी परेशानी है तो मुझे बताइए। आप लोगों को ऐप जो है वो डाउनलोड करनी है। ऐप को जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको टेस्ट सीरीज दिख जाएंगी। इसके साथ में वीडियो कोर्सेज आप लोगों को दिखेंगे। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं आरएस मेंस की प्रीवियस ईयर की कॉपीज वो आपको दिखेंगी। सिलेबस आप लोगों को दिखेगा। 23 अक्टूबर को जो टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है उसका शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये तमाम बातें जो है वो आपको ऐप के ऊपर मिलेंगी। तो आरएस बाबा जो ऐप है ये आप लोगों को डाउनलोड करनी है। ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो अभी चल रही है। 16 अक्टूबर को यानी कि कल जो है वो एक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था और 4 पीएम आज जो है 4 बजे उस रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगा कि ऐसा कौन सा विद्यार्थी है जिसने जिसने विजय कुमार चौधरी को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है फर्स्ट रैंक से। और फर्स्ट रैंक पर इस बार कौन काबिज हुआ है 4 बजे आप लोगों को पता चल जाएगा। पार्ट बी जो है इसके लिए वीडियो कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च हो चुका है 799 के अंदर और इसके साथ में फ्री दी जा रही है आपको टेस्ट सीरीज 399 की। पार्ट ए और पार्ट बी आप लोगों को पता है कि पार्ट ए बहुत बड़ा है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इन तमाम के टेस्ट सीरीज और उसके साथ में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के टेस्ट सीरीज पार्ट बी की वो आपको इस वीडियो कोर्स के साथ में फ्री दी जाएगी। तो मात्र 799 में। और इसमें से अगर ये 800 में से 400 को माइनस करते हैं तो 400 रुपए के अंदर आपको पूरा का पूरा वीडियो कोर्स मिल रहा है। और क्या चाहिए आपको, है ना। चलिए, तो जिन भी विद्यार्थियों ने कोर्स के अंदर एनरोल नहीं किया है वो आज एनरोल कर लीजिए। आज से ही कोर्स शुरू होने वाला है। वीडियो जो है इसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है। और आज शाम तक डेमो वीडियो जो है वो भी इसके ऊपर अपलोड हो जाएगा। सुबह 6 बजे हमारी एम लक्ष्मीकांत की सीरीज चल रही है। इसके साथ में ही 10 बजे 10 प्रश्न किए जाते हैं 10 मिनट के लिए। रोजाना शाम को 10 बजे आपको इस क्लास में उपस्थित रहना है। बहुत बेहतरीन सीरीज ये चल रही है। ठीक है। सुबह 8:30 बजे पॉलिटी के एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं आपको। आज हमने किया था नीति निर्देशक तत्व, उसके क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और कल जो है हम लोग नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए, नगरपालिका की शक्तियां और अपराध ये अध्याय 12 के अंदर उल्लिखित है और धारा 200 से लेकर 296 यानी कि 297 ही मान लीजिए, 297 ही मान लीजिए, है ना। 297 ही जो है ये मान लीजिए। यहां तक धाराएं जो है वो आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। दी एंड इसका कर दिया जाएगा। जल्दी से जो भी विद्यार्थी मुझे भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बता दीजिए कौन कौन अभी सुन रहे हैं मुझे। शर्मा जी, कृष्ण राजपूत, कमल सिंह, एक बार अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कर दीजिए। एक बार अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कर दीजिए। आप लोगों की राहत के लिए टेलीग्राम चैनल जो है इसको प्राइवेट, मतलब केवल मैं ही जो है वो उस पर कमेंट कर पाऊंगा, उसके ऊपर सेशन को सेंड कर पाऊंगा। बताइए, एक बार अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज कर दीजिए। जो भी विद्यार्थी मुझे भी देख रहे हैं, जल्दी से सेशन को शेयर कीजिए।
जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। अखिल सैनी शर्मा जी, 2 लोगों ने अभी तक अटेंडेंस लगाई है। रविंद्र कुमार, बिल्कुल गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बहुत बेहतरीन क्लास के अंदर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम आपको पता है बहुत अच्छी पोस्ट है, कार्यपालिका अधिकारी और राजस्व अधिकारी ईओ और आरओ की बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, चलिए शुरू करें हम लोग सेशन को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो है वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले हम लोग 271 से शुरू करेंगे। इससे पहले की धाराएं हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 271 से हम लोग शुरू करेंगे। वैसे तो ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन लास्ट का रिवीजन हम लोग कर लेते हैं कि नगर पालिका सीमाओं के बाहर वधशाला, वधशाला मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर पशुओं के शव जो है उनको रखा जाएगा, कैसे उनसे निपटा जाएगा, वो तमाम कार्य जो है वो वधशाला के अंदर होते हैं। राज्य सरकार नियुक्त अधिकारी की मंजूरी से नगर पालिका के बाहर पशुओं के लिए शवों की वधशाला स्थापित करने का विधिपूर्ण जो है इनके पास में अधिकार होगा। यह धारा हम लोगों ने कर ली थी। 272 नई वधशालाओं को खोला जाना। अगर मान लीजिए नई वधशाला खोली जा रही है, वधशाला समझ गए ना आप लोग, वधशाला है कोई भी पशु है, उसके शव का, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी आत्मा जो है वो लौकिक जगत से पारलौकिक जगत के अंदर पहुंच चुकी है, तो अब उसका शरीर जो है उसको कैसे नष्ट किया जाएगा, कैसे उसके इंतजामात किए जाएंगे, वो जो है वो क्या कहला रही है, शवशाला जो है वो कहला रही है, वधशाला कहला रही है। अब मान लीजिए कि वधशाला नहीं खोली जानी है, तो उसकी अनुमति कौन देगा? नगर पालिका देगी। और उसका कारण होगा कि जितने भी पशु हैं इनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय सार्वजनिक सुविधा जो है वो बढ़ा दिया जाए। ये बेसिकली इसका कारण है कि नई वधशाला क्यों खोली जाएगी आखिरकार। फिर देखिए 273 धारा देखिए, वे शक्तियां जिनका प्रयोग खतरनाक रोगों को रोकने के लिए किया जा सकेगा। खतरनाक रोग जैसे कोविड-19 था, एक संक्रामक रोग था, काफी तेज गति से फैल रहा था। हम लोग कह सकते हैं कि एक कंटीजियस रोग था। इतनी तेज गति से ये अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो है इससे प्रभावित हुए। लेकिन अगर ऐसे रोगों को रोका जाना है, इसको हम लोग प्रोहिबिट करते हैं, कैसे रोक सकते हैं, स्टॉप करने के लिए शक्ति जो है वो किसके हाथ में होगी? जिम्मेदारी होगी नगर पालिका की, कि जब भी वो खतरनाक रोग जो है इनको रोके तो उसके लिए क्या क्या इंतजाम जो है ये कर सकते हैं। ठीक है, तो जिम्मेदारी किसकी है? नगर पालिका की है कि वो उन खतरनाक रोगों को रोके। अच्छा, शक्तियां क्या क्या है वो देखिए। शक्तियां हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नगर पालिका को खतरनाक रोगों को रोकने के लिए क्या क्या शक्तियां हैं। पहली है कि कोई भी चिकित्सा से जुड़ा प्रशिक्षु, यानी कि जो मेडिकल फील्ड के अंदर इन्वॉल्व है, कोई ना कोई काम कर रहा है, अगर वो अस्पताल को छोड़कर अन्य स्थान पर किसी ऐसे रोग को देखता है या रोगी को देखता है, इसकी तुरंत सूचना जो है वो देगा। ठीक है, तो फिर खतरनाक रोग से पीड़ित है तो इसकी जानकारी नगर पालिका के द्वारा अधिकृत व्यक्ति को दी जाएगी। जो भी मान लीजिए स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर है, जो स्वास्थ्य संबंधित काम करते हैं, जैसे जो है सीएमओ हम लोग देखते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स हम लोग देखते हैं, मेडिकल एमओ जो देखते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स वो क्या करते हैं, इस चीज को देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, उनको सूचना देगा। कौन देगा? जो प्रशिक्षु, जो प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स काम कर रहे हैं, वो इसकी सूचनाएं देंगे। और क्या शक्ति है? किसी स्थान पर जिसमें खतरनाक रोग की रिपोर्ट हो या संभावना हो तो निरीक्षण करने तथा रोग के प्रसार के लिए उपाय करने के लिए निर्देश देने की शक्ति। मान लीजिए कोई विशेष स्थान है, जैसे अभी हम लोग चाइना की ही बात करें, जहां से कोविड-19 जो है वो फैलना शुरू हुआ, उस स्थान को मान लीजिए कि अगर हम लोग भारत की नगर पालिका में शामिल कर लें, राजस्थान की नगर पालिका में शामिल कर लें, करेंगे नहीं, वैसे हमको नहीं चाहिए चाइना का कोई भी पार्ट, हम नहीं, लोभी नहीं है हम लोग, हमको नहीं चाहिए चाइना का पार्ट, है ना। जबरदस्ती हम लोग लोगों के लिए डिस्टरबेंस क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा ही स्थान अगर राजस्थान के अंदर है, तो वहां पर जो भी संभावना है उस रोग के प्रसार के, तो उसका सॉल्यूशन करने की शक्ति जो है नगर पालिका के पास में होगी। फिर देखिए, किसी कुएं, तालाब या अन्य स्थान पर रोग फैलने की दशा में पीने के लिए जल लेने को रोकने की शक्ति, परंतु चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारियों की सलाह पर, जो भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के प्राधिकारी हैं उनकी सलाह पर जो भी
पानी पीने के स्थान हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जाए, कैसे उनके लिए उपाय निकाले जाए, ये सब नगर पालिका हैंडल करेगी। लिखित नोटिस पर किसी भवन को नगर पालिका के खर्च पर रोगाणु रहित करना, ठीक है। खतरनाक रोग से पीड़ित व्यक्ति को निशुल्क वाहन से ले जाकर उसका इलाज कराने की शक्ति। एम्बुलेंस की व्यवस्था, जो व्यक्ति उस संक्रामक से, उस खतरनाक रोग से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए नगर पालिका क्या करेगी, निशुल्क वाहन जो है वो उपलब्ध कराएगी। पहली बात, जिस भी भवन के अंदर वो फैला है उस भवन को जो कि इंफेक्टेड है उसको डी इन्फेक्ट करने के लिए दवाइयों पर खर्च है या अन्य कोई खर्च है, कोई मैकेनिज्म काम में ले रहे हैं, तमाम जो खर्चे हैं इसको कौन वहन करेगा, नगर पालिका जो है वो वहन करेगी। ठीक है। कृष्ण राजपूत कह रहे सर मुझे सेकंड पार्ट की क्लास ही चाहिए, तो बिल्कुल सेकंड पार्ट की क्लास ले सकते हैं। भरत जी आज कहां रह गए थे आप? कोर्स की फीस क्या है? 799 है। कोर्स की जो फीस है वो 799 है। आप सेपरेट जो है वो कोर्स ले सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए, एक भगवान की कद्र अपने भक्त से होती है और एक शिक्षक जो है वो अपने शिष्यों से जाना जाता है। उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आने चाहिए। अगर मान लीजिए कोई टिपिकल नेस मैं आपके सामने क्रिएट करूं कि नहीं बहुत खतरनाक है, इतना बड़ा एग्जाम है, कैसे तैयारी करेंगे, तो विद्यार्थी के मन में पहले ही भ्रांति बैठ जाएगी कि हम नहीं कर पाएंगे। एक शिक्षक का काम है कि एक इजी वे के अंदर उस चीज को कन्वर्ट करे और आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बहुत लंबा लेक्चर है आज का। नोट क्या है? नोट में देखिए, नगर पालिका इस धारा के अधीन व्यक्ति को संपत्ति की हानि होने पर हर्जाना देगी। ठीक है। जो भी कंपनसेशन है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कंपनसेशन जो है वो हम लोग कह रहे हैं। तो कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। जैसे कोई भी हानि होती है तो कंपनसेशन दिया जाएगा, परंतु अनुचित हानि होने पर कोई हर्जाना नहीं। मतलब अनुचित हानि मतलब ऐसी हानि जो कि मान लीजिए कोई अनैतिक निर्माण था, अवैध निर्माण था। अनैतिक निर्माण तो नहीं होगा, अनैतिक व्यक्तित्व होता है, अनैतिक व्यक्तित्व होता है, अनैतिक चरित्र होता है। तो कोई जो है अवैधानिक कोई निर्माण है, तो अगर मान लीजिए वहां पर कोई हानि हुई है तो उसका कोई हर्जाना नहीं होगा। नोट है कि कोई भी व्यक्ति नगर पालिका के द्वारा, एक ही द्वारा आएगा, द्वारा दिए गए निर्देश का उल्लंघन करता है तो जुर्माना उसके लिए है 2000 से 5000 तक जुर्माना उसको। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति नगर पालिका के द्वारा दिए गए निर्देश कौन सा है इसमें? अब हमने हेडिंग क्या पढ़ी थी कि कोई भी संक्रामक रोग जो है वो फैल रहा है, उस समय आपको कहा जाता है कि आप घरों के अंदर रहिए। आप जो है जब भी बाहर निकलेंगे तो मास्क पहन के निकलेंगे, लेकिन आप जो है आप ठहरे क्या? गुड्डू भैया। अब गुड्डू भैया जो है वो तो यहां पर पिस्टल दबाए चल रहे हैं, और क्या मास्क और क्या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, तो वो क्या पहुंच जाएंगे, बाहर पहुंच जाएंगे अपनी बुलेट को लेकर, है ना। तो बुलेट को लेकर पहुंच जाएंगे तो जुर्माना लग जाएगा 5000 रुपए तक। तो गुड्डू भैया जो है इसको जमा करवा देंगे। ठीक है। गुड्डू भैया शक्तिशाली है भाई। देखिए नोट, राज्य सरकार किसी भी समय नगर पालिका से शक्ति वापस ले सकती है। ठीक है। शर्तें लगाना, हटाना कर सकती है। कोई भी शर्त जो है वो राज्य सरकार लगा सकती है नगर पालिका के ऊपर, कोई भी शर्त वहां से हटा सकती है, नगर पालिका के किसी आदेश को रद्द भी कर सकती है। मान लीजिए राज्य सरकार जो है, मान लीजिए राज्य सरकार ये कहती है कि जो भी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, जो भी व्यक्ति हैं वो मास्क पहन के निकलेंगे, राज्य सरकार ने ये कहा। वहीं पे जो नगर पालिका है वो कह रही है कि नहीं 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 नहीं, मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कोरोना का बचाव मास्क से नहीं हो सकता है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस नगर पालिका को बोलेगी तो रहने दे भैया, तेरी बस की बात नहीं है, तेरा आदेश रद्द किया जाता है। तो ये जो है किसके पास में रहेगा? किंजल मैम की क्लास देखने लग गया। अच्छा, ठीक है, चलिए, ठीक है, वेरी गुड। एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 274, बहुत सारी धाराएं हम लोग करनी है। देखिए, राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त वे शक्तियां जो अति भीड़ वाले क्षेत्र के संबंध में है। अति भीड़ जहां पर ज्यादा है, कोई मेला लग रहा है ना। कई बार गांवों में आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे मेले जो हैं वो सामान बेचने के लिए आयोजित किए जाते हैं। जैसे अभी जो है वो
रावण जलाया हमने, तो रावण का जब दहन हुआ, ठीक है, तो वहां पर मेले होते हैं, दशहरे के मेले जो है वो आयोजित होते हैं, ठीक है। तो अति भीड़ भाड़ वहां पर हो सकती है। तो राज्य सरकार की राय में किसी क्षेत्र में रोग का खतरा पैदा हो गया है या संभावना है, तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचित कर नगर पालिका को धारा 273 के तहत, इससे पहले वाली है ना, संक्रामक रोग को फैलने से बचाने के लिए जो शक्ति है उसके तहत शक्ति प्रदान कर सकेगी। किसको? नगर पालिका को। कौन प्रदान करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अगर मान लीजिए कि रोग का खतरा पैदा हो रहा है या संभावना है, तो फिर उस अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र के अंदर नगर पालिका को शक्तियां प्रदान की जाएगी। इन शक्तियों के अंदर क्या क्या शामिल होगा? भवन पर नोटिस चिपका देंगे, भाई इस भवन के अंदर जो है वो व्यक्ति रह रहा है। जैसे हमारे नजदीक जो है एक व्यक्ति इटली से आया था, और जब वो इटली से आया तो वो क्या हुआ, घर के अंदर कैद हो गया, निकला ही नहीं बाहर। सब आस पड़ोस के लोग जो है पूछने लगे, यार वो इटली से आया है ना, तो इटालियन साहब दिख नहीं रहे हैं बाहर, इटालियन साहब जो है वो दिख नहीं रहे हैं। बाद में पता लगा वो इन्फेक्टेड था। ठीक है, तो उस भवन पर जो है वो नोटिस लगा दिया जाएगा, या उसकी गिरा दिया जाएगा, या उसे हटा दिया जाएगा, जिसे नगर पालिका उचित समझे। नगर पालिका जैसा उचित समझे वो कर सकती है। ठीक है, संदीप शेखावत, संदीप शेखावत के झुंझुनू से नमस्कार, बिल्कुल स्वागत है आपका। किरण मीणा, संदीप शेखावत कह रहे सर एक्ट 2009 के नोट्स में कुछ मिस्टेक है, उसे सही करें प्लीज। बिल्कुल संदीप शेखावत, देखिए क्या है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि पहली बार ये नोट्स बन रहे हैं, है ना, पहली बार ये नोट्स बन रहे हैं। कुछ खामी अगर रह जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है बता दीजिए कि सर यहां गलती है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने, एक विद्यार्थी था, उसने मुझे बताया कि सर समिति, यहां पे सदस्य नहीं समिति होगा, तो वो बाई मिस्टेक टाइपिंग के अंदर ऐसा कुछ था, तो सदस्य की जगह क्या था, वो समिति था, है ना। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी होती है तो आप मुझे बताइए कि सर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए मुझे, है ना, पर्सनल नंबर जो है वहां पर मुझे मैसेज कीजिए, अपन उसका क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का निर्णय अंतिम होगा। देखिए आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक प्रशासनिक अधिकारी के हिसाब से सोचिए, आप कैसे सोचेंगे, कैसे सोचेंगे? अगर कोई गलती होती है तो आप उसको फैलाने की बजाय कि भाई पूरे ऑफिस में आप ये कहें कि देखो गलती हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है, ये ऐसा हो गया है, हो गया हो गया हो गया, उसके बजाय आप एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी अपने व्यक्तित्व के अंदर ये सुधार लेके आइए कि जो भी गलती हुई है उनको जो है वो प्रॉपर बताई जाए। ठीक है, मान लीजिए प्रॉपर बता रहे हैं आप, तो ये पहले उनको बताई जाए कि सर ये गलती जो है वो हो चुकी है। मान लीजिए सुधार नहीं करते हैं, 2 बार, फिर दोबारा बता दीजिए, हो सकता है भूल जाए, सुधार के लिए वापस बोल दी सर ये गलती थी। फिर नहीं होता है तो फिर आप पब्लिकली जो है वो बोल सकते हैं कि ठीक है ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बार बार गलतियों को बोलने से गलती सुधरेगी नहीं। ठीक है, तो जो भी कोई गलती होती है नोट्स के अंदर मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं तो आप लोग को आभारी हूं कि कम से कम आप लोगों ने गलतियां ढूंढी। तो गलतियां कहां ढूंढी? जब आपने ध्यान से पढ़ा। इसका मतलब है कि मेरे नोट्स को आप लोग बड़ा ध्यान से पढ़ रहे हैं। मैं बड़ा आनंदित हूं कि आपने मेरे नोट्स पढ़कर जो है उसमें गलतियां निकाली हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इधर आ जाइए, यहां पे आइए। राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जो है उसका निर्णय क्या होगा इस संबंध में अंतिम होगा। ठीक है, तो धारा 274 क्या कह रही है? राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त वे शक्तियां अति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट देखिए, शव को गाड़ना और कब्रिस्तान, 275 शव को गाड़ना और कब्रिस्तान क्या कहता है? नगर पालिका उत्तरदायी होगी किसके लिए? शव को गाड़ने के लिए और कब्रिस्तान के लिए। देखते हैं, कब्रिस्तान और शमशानों का सन्निर्माण और रखरखाव कौन करेगा? नगर पालिका। मृतक के शवदान के लिए स्थान का निश्चय तथा रखरखाव, जो भी मृतक, मतलब जो कहते हैं हम लोग जहां पर डेड बॉडीज रखा जाता है, डेड बॉडीज को रखते हैं, या फिर हम लोग कहें कि कब्रिस्तान और शमशान जो है उनकी रखरखाव बेहतर ढंग से कौन कर पाएगा? नगर पालिका, उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, दोनों में आप लोग समझ गए ना, ये इजी है। ये तो 275 276 पे आते हैं। कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में शक्ति, कब्रिस्तान है और शमशान है, इसके संबंध में शक्ति। भरत मीणा, ठीक है। संदीप सर ऑनलाइन कोर्स, दान सिंह गुजर, ठीक है, जिन्होंने भी ऑनलाइन कोर्स लिया है उनके लिए सूचना यह है, आज आपके लिए क्लास जो है वो अपलोड की जाएगी, डेमो क्लास उसमें होगी।
है ना, डेमो क्लास उसके अंदर होगी और एक क्लास जो है वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी और डेली आप लोगों को क्लास जो है वो वीडियो क्लास रिकॉर्डेड वहां पे मिलेगी। नो कमेंट, है ना, तो सीधी बात, नो बकवास, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा, बड़े प्यार से पढ़ाया जाएगा। ये भी प्यार से चल रहा है। मैं अपना एफर्ट जो है कहीं भी किसी भी स्थान पर जो है कम नहीं करता हूं। देखिए, नगर पालिका में सार्वजनिक नोटिस के द्वारा, नगर पालिका में सार्वजनिक नोटिस के द्वारा नगर पालिका क्षेत्र में या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित कब्रिस्तान या शमशान भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रमाणित किया गया है। मान लीजिए जहां पर कब्रिस्तान स्थित है, जहां पर शमशान स्थित है, उसका 1 किलोमीटर का दायरा, उसका 1 किलोमीटर का दायरा जो है वो क्या है, आसपास के रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत जो है वो प्रमाणित किया गया है। और प्रमाणित करेगा कौन? प्रमाणित करेगा ये व्यक्ति कौन? निदेशक जन स्वास्थ्य अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी। ठीक है, जन स्वास्थ्य के लिए जो निदेशक डायरेक्टर जिला चिकित्सा अधिकारी जो है वो इस चीज को प्रमाणित करेगा कि सार्वजनिक नोटिस लगा देगा और ये कहेगा कि नगर पालिका क्षेत्र में या उसके 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित कब्रिस्तान या शमशान भूमि के आसपास रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए विपरीत प्रमाणित जो है वो किया गया है। ठीक है, वो स्थान अब देखिए उससे निश्चित तारीख से बंद किया जाने का निर्देश दे सकेगी। ऐसा कोई स्थान है जहां पर लोग रह रहे हैं, वहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में अगर वो स्वास्थ्य के विपरीत है तो उसको क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। ठीक है, तो जो कब्रिस्तान है, जो शमशान है, अगर वो लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है, उस परिस्थिति में शक्ति नगर पालिका के पास में होगी। बताइए, ठीक है तबियत आप लोगों की? ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। देखिए उपधारा देखिए 2, नगर पालिका की बिना अनुमति के कोई भी नया कब्रिस्तान, एक कब्र नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, कब्र, एक कब्र काफी है, कब्रिस्तान या शमशान भूमि नहीं बनाई जाएगी। उपधारा 3 कहती है यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के दफनाता है या जलाता है जो शमशान भूमि नहीं है तो फिर जुर्माना लग जाएगा 1000 से 2000। यदि मान लीजिए आप क्या करते हैं, चोरी छिपे जाके किसी शव को दफना देते हैं, उसको जला देते हैं, तो अगर वो शमशान भूमि नहीं है, अगर वो कब्रिस्तान नहीं है तो फिर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अरे बोलो समझ में आ रहा है तो बोलिए हाँ, थम्स अप करके भेजो कि यस सर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने तो गाड़ी को जबरदस्त तरीके से। ठीक है, ये तो हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है। उपधारा 4 देखिए, बोलो, नगर पालिका आदेश से व्यथित व्यक्ति, मान लीजिए कोई नगर पालिका आदेश निकालती है, उससे परेशान कोई व्यक्ति है, व्यथित व्यक्ति है, वो 30 दिनों के भीतर जो है वो कलेक्टर को क्या कर पाएगा? अपील कर पाएगा। इस व्यक्ति का नाम याद कर लो, कलेक्टर, है ना। कलेक्टर को क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर, नगर पालिका आदेश के विरुद्ध। उपधारा 5 देखिए, अपील प्राधिकारी यदि उचित समझे तो अपील की कालावधि को बढ़ा सकता है। अपील प्राधिकारी कौन है? कलेक्टर है। तो अगर कलेक्टर उचित समझे तो ये 30 दिन की समय सीमा जो है इसको क्या कर सकता है? इंक्रीज कर सकता है, कह देता है कोई बात नहीं, अब से 60 दिनों के अंदर आप जो है वो अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। शर्मा जी, वीएस प्रभात, कृष्ण सैनी, भरत मीणा, हाँ बिल्कुल, संदीप सिंह डीएम को। ठीक है, फिर देखिए उपधारा 6 देखिए, अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा। हमेशा जब भी हमने पढ़ा है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंदर, जो भी अपीलियंट कोई ऑफिसर है उसने जो निर्णय दे दिया है सो दे दिया है, उसको जो है चैलेंज ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उपधाराएं आप लोग को याद रखनी है। धारा 277 देखिए, शवों को ले जाने का विनिमय। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, शव को कैसे ले जाएंगे, कौन से मार्ग से ले जाएंगे, यह भी निर्धारित होता है। आप देखिए कि जब भी आपके आस पड़ोस में कोई भी डेथ होती है तो जिस रास्ते से उसको कब्रिस्तान लेके जा रहे हैं वो रास्ता जो है वो फिक्स रहता है कि आप इस गली से होते हुए वहां पे कब्रिस्तान पे जो है या फिर शमशान के अंदर क्या पहुंचेंगे, वहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, वो रास्ता फिक्स है ना, वो फिक्स है। ठीक है, तो देखिए उसके बारे में प्रावधान है कि शवों को ले जाने के लिए विनिमय क्या है कि नगर पालिका ऐसे मार्ग को नोटिस के द्वारा अधिकृत करेगी जो केवल शवों को ले जाने के लिए हो। मार्ग से भिन्न अगर कोई शव को ले जाता है तो जुर्माना लगेगा 1000 से 2000। इसलिए
आप लोग देखना हमेशा उसी रास्ते से लेके जाते हैं, कभी रास्ता बदलते नहीं है। हाँ, छोटा मोटा मान लीजिए रास्ता खराब हो रहा है, पानी भरा हुआ है, तो वो बात अलग है, वो तो अपवाद हो गया। लेकिन जबरदस्ती ऐसी जगह से शव को लेके जा रहे हैं, मान लीजिए कोई जो मुस्लिम क्षेत्र है, हिंदू वहां से जो है वो घुमा के लेके जा रहे हैं, क्या होगा ये? वहां पे उपद्रव फैल सकते हैं। या कोई जो है हिंदू क्षेत्र है वहां पे, तो ये धार्मिक उन्माद जो है वो कई बार फैल जाते हैं। ये सारे उपबंध नगर पालिका के अंदर इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक शांति जो है वो समाज में कायम रहे। जितने भी हम लोग अधिनियम पढ़ रहे हैं ये क्यों है? एक बेहतर समाज का निर्माण करने के लिए। एक बहुत अच्छी लाइन है कि अगर एक समाज के अंदर सभी लोग अच्छे हो जाएंगे तो कानून की जरूरत नहीं है। सभी अच्छे हैं तो कानून की क्या जरूरत है? सभी लोग अगर दुष्ट प्रवृत्ति के हो जाएंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तो वहां पर भी कोई कानून की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कानून को मानेंगे ही नहीं। आपने जो कानून बनाया उसको मानेंगे ही नहीं, दैट्स इट। तो जहां पर अच्छे लोग हैं वहां भी कानून की जरूरत नहीं है, जहां पे सब बुरे लोग हैं वहां पे भी कानून की जरूरत नहीं है। कानून की जरूरत वहां पड़ती है जहां पर अच्छे और बुरे लोग दोनों रहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, इंटरव्यू में क्या काम में आएंगी आपकी ये बातें, बोलिए। सर आप इंडिया के टॉप टीचर हैं, देखिए कई बोला है। धारा 278 देखिए, शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की शक्ति। शमशान भूमियों पर, शमशान भूमि है वहां पर ईंधन मतलब लकड़ी, भाई उसको शव को जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ना, भाई लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। ईंधन की दुकानों, लकड़ी की दुकानों के लिए लाइसेंस, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो नगर पालिका किसी व्यक्ति को धारा 340 के अधीन उपविधियों के तहत शमशान में शवों को जलाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं के विक्रय पर फीस के आधार पर लाइसेंस दे सकती है। जब भी वो लाइसेंस जारी करेगी तो क्या लेगी? उसके बदले फीस लेगी, ठीक है। और धारा 340 के अधीन, तो 340 के अधीन अब जब आप स्वयं से धारा 278 को जब पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो केवल और केवल इतना लिख देगा, इतना लिखा हुआ है उसके अंदर कि धारा 340 के अधीन ये काम किया जाएगा। लेकिन उसने धारा 340 समझा ही नहीं है कि क्या है। मैंने यहां पर आपकी सुविधा के लिए थोड़ा सा उसको इलेबोरेट कर दिया है कि धारा 340 के अधीन उपविधियों के तहत शमशान में शवों को जलाने के लिए उपयुक्त वस्तुओं के लिए क्या कर सकती है? वो विक्रय करने के लिए। क्योंकि शमशान के अंदर बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, केवल लकड़ी नहीं, बहुत सारी कपड़ा वगैरह है ना, बहुत सारा है, अब नाम मैं लूंगा नहीं, आप लोग जानते होंगे। उनके विक्रय के लिए, उनको बेचने के लिए भी जो है फीस के लिए, फीस के आधार पर लाइसेंस जारी कर सकती है। नगर पालिका समय समय पर दरों को नवीनीकृत भी कर सकती है। जो दर है फीस जिसके आधार पर लाइसेंस दिया जा रहा है, इसको समय समय पर क्या कर सकते हैं? नवीन कृत जो कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, उसमें बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई भी अन्य व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है वह शमशान भूमि से 300 मीटर के दायरे में वस्तुओं को विक्रय नहीं करेगा। लाइसेंस नहीं है तो फिर जहां पर शमशान भूमि है उससे 300 किलोमीटर के पहले जो है वो नहीं बेच पाएगा। उसके बाहर बेचे तो बेचे, बाहर कोई लेता भी नहीं है। जहां पर शमशान भूमि है वहीं से लेते हैं अक्सर, क्योंकि उस समय व्यक्ति इतना दुखी होता है, उसका मन, उसका मस्तिष्क, निर्णय लेने की क्षमताएं इतनी बेहतर नहीं होती हैं। वो देखता है कि जो काम जल्दी से हो जाए वो ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल उस काम को निपटाता है। वो कैसे भी, किसी भी व्याथा से वो जूझ रहा है, लेकिन एज सुन एज पॉसिबल उस काम को निपटाता है, या फिर आसपास के जो साथी रहते हैं वो उस काम को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वहां पर दुकानें उकानें नहीं देखी जाती है। तो उस समय बात यह है कि 300 मीटर के दायरे में कोई भी जो है वस्तु विक्रय की नहीं करेगा। फिर देखिए, यदि कोई व्यक्ति नियत दर से अधिक पर विक्रय करता है या लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो भी विक्रय कर रहा है, तो जुर्माना लगेगा 1000 से 2000 तक, साथ में लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। वस्तु है 200 रुपए की, बेच रहे हैं 350 में, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास ही मिलती है और किसी के पास मिलेगी नहीं, क्योंकि 300 मीटर के दायरे में तो दुकान होगी नहीं, कब्रिस्तान या शमशान के पास में उसी की दुकान होगी, तो वो मन चाहे रेट में बेच सकता है। लेकिन उसके ऊपर भी नियंत्रण स्थापित किया जाएगा कि अगर ज्यादा में बेचा तो लाइसेंस रद्द होगा, जुर्माना लगेगा 100 अलग, ठीक है। बताइए तबियत ठीक है आप लोगों की? 277 शो ओके का विनियमन
ठीक है, वेरी गुड। बिल्कुल अनुपम श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। लेट कैसे हो गए? मानपुरा सर, आप कहाँ से हो? मुझे आपसे मिलना है सर, मैं आरएस मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। अनुपम श्रीकांत सर, आप ऐप पर क्लास का क्या टाइम होगा? उसमें टाइम नहीं है, उसमें टाइम नहीं है। जब भी, जैसे मान लीजिए मैं रात को फ्री हूं, है ना, रात्रिचर अगर मैं बन गया हूं तो रात्रि को रिकॉर्ड करके क्लासेस धमाधम धमाधम उस पर डालते रहेंगे और कंटेंट जो है आपको मिलता रहेगा। आप फटाफट से उसको वापस से रिवाइज कीजिए, जिन्होंने नहीं देखा है वो नोट्स बनाइए, पीडीएफ नोट्स में आप लोग के लिए दूंगा, टेस्ट सीरीज पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना। तो उस पे जो वीडियोस है वो रिकॉर्डेड रहेंगे, कोई बातचीत नहीं उस पे, सीधी बात, नो बकवास, कोई कमेंट सेक्शन नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, सीधी बात करेंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए 279, शवों को दफन करवाने या जलवाने की शक्ति। नगर पालिका क्षेत्र में कोई अदावाकृत, ये सही नहीं लिखा हुआ है, ये ऐसे होगा अदावाकृत, अदावाकृत, ठीक है, ये ऐसे होगा अदावाकृत शत, मतलब ऐसा कोई, ऐसी किसी की मृत्यु हुई है, कोई ऐसा जो है एक ऐसी डेड बॉडी मिली है जिसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है कि ये मेरे जानकार की डेड बॉडी है, ऐसे तो कहेगा नहीं कि मेरी डेड बॉडी है ना। फिर तो मतलब वो जो कहने वाला व्यक्ति है वो आत्मा ही हो सकती है, वो मतलब परलोक से आया है, अलौकिक जगत से आया है, तो ये कहते कि ये मेरी डेड बॉडी है, मतलब जो कहने वाला है वो बड़ा संदिग्ध व्यक्ति है। ठीक है, तो शव की दशा में मृत्यु के 24 घंटे समय के पश्चात और अप्राकृतिक मृत्यु की दशा में किसी भी शव को दफनाया जा सकेगी। कौन? नगर पालिका। मान लीजिए कोई ऐसा शव, ऐसी डेड बॉडी मिलती है जिस पर कोई भी दावा नहीं कर रहा है, उसको 24 घंटे के पश्चात, क्योंकि 24 घंटे तक हो सकता है कोई दावा करे, कोई एविडेंस वहां से खंगाली जाए, लेकिन 24 घंटे के बाद नगर पालिका के पास में शक्ति होती है कि उसको क्या किया जाए, उसको दफनाया जाए या फिर जलाया जाए। जहां तक संभव हो शव को धार्मिक नियमों के अनुसार अंत्येष्टि की जाए। मान लीजिए ये पता लग जाए कि ये व्यक्ति मुस्लिम है, ये व्यक्ति हिंदू है, ये व्यक्ति सिख है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो जहां तक संभव हो धार्मिक रीतियों के अनुसार जो है वो क्या करें, उसकी अंत्येष्टि करें। नगर पालिका निधि से शव को दफनाने के लिए राशि व्यय की जाएगी, है ना, दफनाने के लिए राशि व्यय की जाएगी, खर्च की जाएगी। ठीक है, चलिए, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बताइए कोई भी प्रॉब्लम हो? ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये चीज समझ में आ रही है आपको? देखिए कई बार, क्योंकि ये बहुत दिनों बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई है, सालों के बाद वैकेंसी आई है, कोई भी मिस्टेक होती है तो मुझे बताइए, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पर बताइए कि सर ये गलती है। सभी विद्यार्थियों के बीच में आप बताएंगे, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे कि सर ये क्या कर दिया आपने, इतनी बड़ी गलती जो है वो कर दी, क्या होगा? जो दूसरे बच्चे क्या होंगे, इससे डिस्टर्ब होंगे, यस 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 ये बहुत बड़ी गलती है, ये ब्लंडर हो गया, ये बोफोर्स ये तोप का घोटाला जो है वो हो चुका है, इसको न्यूज़पेपर्स में, पत्रिका भास्कर, न्यूज 18 के अंदर छपा दिया जाए कि दीपक सर ने पढ़ाते वक्त समिति की जगह सदस्य लिख दिया है, न्यूज़पेपर न्यूज 18 में आ रहा है, इस अपराधी को पकड़ा जाए। चलिए धारा 280 देखिए, नगर पालिका क्षेत्र में मृत पशुओं को हटाए जाना, जो पशु मृत हो चुके हैं उनको हटाए जाना। प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका पशुओं के शवों को हटाने के लिए समुचित व्यवस्था करेगी। कौन करेगी? नगर पालिका। जब कभी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी के तहत कोई पशु विक्रय के संबंध में या धार्मिक प्रयोजन के अलावा मर जाता है तो ऐसा व्यक्ति 24 घंटे के भीतर नगर पालिका सीमा या आबादी क्षेत्र से दूर 2 किलोमीटर बाहर जो है शव को ले जाएगा। देखिए क्या है, बहुत अच्छी बात लिखी है कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई पशु मरता है तो नगर पालिका क्या करती है, उसको उठवाती है, व्यवस्था करेगी उसकी। लेकिन मान लीजिए कोई निजी क्षेत्र के अंदर पशु मरता है तो फिर क्या होगा? अगर मान लीजिए कोई विक्रय के संबंध में पशु मर जाता है, बेच रहे हैं उस समय कोई पशु मर रहा है, या फिर कोई भी धार्मिक प्रयोजन जो है इसके अलावा कोई पशु मरता है, तो जिस भी व्यक्ति के क्षेत्र में, जिस निजी क्षेत्र के अंदर वो मरा है, तो 24 घंटे के भीतर नगर पालिका सीमा आबादी से 2 किलोमीटर दूर जो है शव को ले जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है ना? अच्छा, वो कैसे लेके जाएगा? वो भी नगर पालिका के अंदर ही फोन करेगा कि यार ऐसे ऐसे जो है वो एक पशु की मृत्यु हो चुकी है। मान लीजिए कि आपके घर के बिल्कुल गेट पर ही किसी पशु की मृत्यु हो गई है, या फिर आपके घर के अंदर ही कोई पशु आपने पाल रखा है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो ऐसे तो नहीं कि आप खुद उठा के लेके जाएंगे, चलो भैया, ऐसे नहीं। आप भी नगर पालिका में फोन करेंगे कि यार ऐसे ऐसे पशु है जो है वो मर गया है, फिर वो बताएंगे ठीक है सर इतना चार्ज लगेगा, फीस आपको देनी पड़ेगी उसके लिए, चार्ज देखते हैं अभी क्या चार्ज है। ठीक है,
मृत्यु की सूचना नगर पालिका को देगा, जो तदुपरांत शव को हटवाएगी। अगर परिसर में कोई पशु मर जाता है तो अधिभोगी, है ना, अधिभोगी शव के संबंध में कार्यवाही करेगा। नगर पालिका इस संबंध में नियत विधि के अनुसार सूचना देने वाले व्यक्ति से फीस वसूल करेगी। नगर पालिका में फोन करेंगे, ट्रिंग ट्रिंग, यहाँ पे जो है हमारी एक भैंस मर गई है। बोले क्या करें, मर गई है तो। बोले इसको उठवा दीजिए। बोले पैसे लगेंगे। आप बोलेंगे नहीं पैसे नहीं देंगे। बोले हम शव भी नहीं उठाएंगे, अपने हिसाब से देख लो, है ना। तो आप क्या करेंगे, फोन मिलाएंगे वहां पे, और फोन मिलाने के बाद वो बोलेगा कि ठीक है 500 रुपए लगेंगे। बोले ठीक है आ जाइए और इसको हटा दीजिए, ठीक है। जो कोई इस धारा के तहत बाध्य होते हुए कार्य में चूक करेगा, जुर्माना लगेगा उसके ऊपर। मान लीजिए नगर पालिका में आपने फोन किया, उसने कहा कि ठीक है मैं आ रहा हूं, और वो आ ही नहीं रहा, 2 दिन हो गए उसको फोन करते हुए, भैया आ जा, है ना। और यहां पे राजस्थानी के अंदर की मारवाड़ी से पाला पड़ जाए, और तगड़े मारवाड़ी से पाला पड़ जाए, सुबह शाम दिन रात फोन घुमाए, भाई तो आए कौन है, खट्टे सी पहुंचे हो, है ना। तो क्या होगा, पीछे पड़ जाते हैं उसके, ठीक है। चलिए बताइए, दिव्या शर्मा, अधिभोगी। अधिभोगी मतलब होता है कि जो उस चीज का अधिभोगी शव, मतलब जिसके पास में वो शव है। अधिभोगी मतलब खुद स्वामी हो सकता है, या मान लीजिए कोई रखवाला हो सकता है उस पशु को रखने वाला। जैसे मान लीजिए कोई भवन है, तो भवन को उपयोग में लेने वाले 2 व्यक्ति हो सकते हैं। एक तो स्वामी हो सकता है, मतलब ऑनर हो सकता है, या एक अधिभोगी हो सकता है, कोई रेंटल हो सकता है, किराए पे ले रखा है, वो उसका उपभोग कर रहा है, दैट्स अधिभोगी, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा इतना। वेरी गुड, समझ में आता है आप लोगों की, मतलब समझदार हो। 281 देखिए, देखिए समझना, निश्चित विकार, विकार मतलब डिसऑर्डर, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है इसको, मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है, निश्चित विकार या विकारों, डिसऑर्डर हम लोग कह रहे हैं, डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर क्या होता है, सोच कुछ रहे हैं बोल कुछ रहे हैं, मेंटली डिसऑर्डर है, डिस्टर्ब हो चुका है, जल्द से जल्द जो है वो चेक किया जाए, ठीक है। चलिए, निश्चित विकारों से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए पेनल्टी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसके द्वारा कोई कार्य किए जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, कोई पेनल्टी लगाई जाएगी। विकार क्या है, कोई संक्रामक बीमारी उसको लग गई है। यदि ऐसा व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ या औषधि को मानव उपयोग हेतु विक्रय करता है, कौन विक्रय कर रहा है, वो व्यक्ति जिसको संक्रामक रोग है वो विक्रय करता है, या प्रस्तुत करता है। मान लीजिए ठेला लगा रखा है, दुकान लगा रखी है, शोरूम लगा रखा है मेडिसिन का, और लेकिन वो क्या है, उसके एक कंटेजियस रोग है, फैलने वाला रोग है, संक्रामक रोग है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। किसी दूसरी औषधि को जानबूझकर छूता है, गंदे कपड़े धोने और उन्हें ले जाने की कारोबार में भाग लेता है, ऐसे व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा। उसको पता है कि मेरे संक्रामक रोग है, उसको कोविड-19 हो चुका है, उसको कोविड-19 हो चुका है। अब बताइए, कोविड हो चुका है तो वो उस दुकान पे जाकर बेच रहा है, ले लो सामान ले लो, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो, क्या होगा, सबको फैल जाएगा भाई रोग वो, ठीक है। अगर वो जानबूझकर ऐसा करता है तो जुर्माना लगेगा 1000 से 2000, ठीक है। आगे देखिए 282, धारा 282 देखिए आप। ठीक है दिव्या शर्मा, अधिभोगी समझ में आया। और ये कौन कह रहा है, वीएस प्रभात कह रहा है, राजस्थानी भाषा में जो है आप अच्छे लगते हैं। मुझे जो है राजस्थानी भाषा इतनी, लैंग्वेज सही बताऊं तो इतनी आती नहीं है ना, इतनी परफेक्ट मुझे आती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं अच्छे से बोल पाऊं। एक हमारे हैं गणपत जी है ना, जैसलमेर से आते हैं, वो ये गजब की, गणपत जी जो है वो गजब की जैसलमेरी जो है, यानी कि मारवाड़ी, ठेठ मारवाड़ी जो लैंग्वेज है वो बोलते हैं, और ऐसा लगता है पश्चिमी राजस्थान की लैंग्वेज, ये मान लीजिए फूल झड़ रहे हैं सुनते हैं। उनकी भाषा समझ में कम आती है, लेकिन उनकी भाषा के अंदर जो भाव होते हैं वो इतने जबरदस्त होते हैं कि हमारे मन को वो इतना मंत्रमुग्ध कर देते हैं कि कह नहीं क्या, है ना। तो बहुत सारे लोग जो है उनको सुनते हैं, बहुत जबरदस्त उनके शब्द है। चलिए धारा 282 देखिए, दिख तो रहा है आपको कहीं, ठीक है। चलिए देखिए, निश्चित व्यवसायों का विनियमन, है ना, यानी कि रेगुलेशन, इसको देखिए इंग्लिश में कहते हैं रेगुलेट, रेगुलेट कर रहे हैं या रेगुलेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। तो निश्चित व्यवसायों का को रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, यदि वह निश्चित हो जाए, यदि यह निश्चित हो जाए कि कोई व्यक्ति
भवन या स्थान को निम्न कार्यों में उपयोग में लेता है, जैसे मांस है, रक्त ब्लड के लिए कोई काम में ले रहा है, हड्डियों के काम में ले रहा है, जानवरों के अंग चमड़े के सामान का भी वहां पे निर्माण कर रहा है, रंगाई कार्य साबुन बनाने के लिए उपयोग में ले रहा है ना, ऊन ऊन नहीं है, ऊन है ऊन सुखाने व तेल उबालने के लिए काम में ले रहा है, ईंट के लिए मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए काम में ले रहा है, खान के यानी कि माइनिंग के रूप में काम में ले रहा है, तो कोई अन्य प्रकार से जो अस्वास्थ्यकर हो, जिससे राख, कालिक, आग लगने के खतरा हो, आस पड़ोस में न्यूसेंस पैदा करता हो, है ना। न्यूसेंस सब समझ गए ना आप लोग, न्यूसेंस क्या है? न्यूसेंस मतलब दूसरे व्यक्तियों के लिए अलाभदायक है, उनके स्वास्थ्य के विपरीत है, करने का खतरनाक हो तो नगर पालिका नोटिस देकर अधिभोगी, अधिभोगी नहीं अधिभोगी है, थोड़ा शब्दों में आप लोग सुधार कीजिएगा। अधिभोगी टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है कई बार, स्पीड से जो है वो टाइपिस्ट जो है करता है तो वो अपनी धुन में ही चलता रहता है। बोलो सर, हाँ बोलो, आप तो बोलते जाओ बस, ठीक है, बाकी मैं देख लूंगा, ये देख लेगा, ठीक है। इससे अपेक्षा करेगी कि वह तुरंत इस कार्य को बंद करे या ऐसा परिवर्तन करे जिससे वह स्वास्थ्य के विपरीत ना हो। समझ रहे आप लोग? कोई भी मान लीजिए ऐसा व्यवसाय है जो कि स्वास्थ्य के विपरीत है, जैसे चमड़ा साफ करना, चमड़े साफ करने में केमिकल का यूज आता है, फिर है ऊन को सुखाने, तेल उबालने, बर्तनों को पकाने, मतलब तमाम कार्य जिससे स्वास्थ्य को हानि होती है, इसको जो है वो क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। फिर भी अगर चलाते हैं तो उल्लंघन करने पर जुर्माना होगा 2000 से 5000, फिर भी उल्लंघन जारी रहने पर 1000 रुपए प्रतिदिन। ये 1000 नहीं होना चाहिए, आई थिंक 100 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए, यहां पर 100 होना चाहिए, एक बार चेक करना आप लोग, यहां पर या तो जो है 100 होना चाहिए आई थिंक, है ना। मैजिस्ट्रेट आदेश के तहत ऐसे स्थान को बंद करने का आदेश देगा तथा निरीक्षण करने के लिए व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा। जब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के इनके ऊपर लिखित परियोजना के लिए कार्य करता है, ठीक है, तो जुर्माना लगेगा 1000 से 2000, फिर भी उल्लंघन पर 100 से 500 रुपए प्रतिदिन जो है वो जुर्माना लगता है। तो यहां पर क्या होगा? 100 ही होगा। नगर पालिका के आदेश से व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर, पहले यह समझिए आप, पहले यह समझिए, मान लीजिए कि वो ऐसा व्यवसाय कर रहा है जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर हानि पहुंच रही है, तो उस पर उल्लंघन का आरोप लगेगा और 2000 से 5000 रुपए जमा करवाएगा, फिर भी जारी रखता है तो 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगेगा। मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट मतलब डीएम हम लोग कह सकते हैं, है ना, या फिर आरजीएस अधिकारी जो होते हैं, वो क्या करेंगे? इसको बंद करने का फैसला लेंगे, ठीक है, इसको बंद करने का आदेश दे देंगे वो, और फिर भी नहीं करता है तो फिर जुर्माना लगेगा। जब कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के, अगर बिना लाइसेंस के काम करता है, लाइसेंस ही नहीं है, फिर क्या होगा? जुर्माना लगेगा। बिना लाइसेंस के काम कर रहा है, ईंट का भट्टा खोल रखा है, लाइसेंस नहीं है, तो फिर भी उल्लंघन करता है तो 100 रुपए से 500 रुपए प्रतिदिन, ठीक है। अगर मान लीजिए उसके पास में लाइसेंस भी है, कोई अस्वास्थ्यकर काम भी नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी नगर पालिका जबरदस्ती इसको कह रही है, उसको ऊपर नोटिस दे दिया है कि नहीं, ये तो जो है स्वास्थ्यकर है, ये तो है ना, ये जो है अस्वास्थ्यकर है, लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल रहा है, उस परिस्थिति में 30 दिन के भीतर किसको? कलेक्टर को क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा तथा उसे चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। बताइए, कोई भी समस्या है तो बताइए। व्यस प्रभात 100 रुपए है, हाँ बिल्कुल। ये कौन सी बुक का पार्ट है, मुझे लेनी है? व्यक्ति को, ये कोई सी भी बुक का पार्ट नहीं है, ये दीपक सर के पर्सनल जो नोट्स हैं वो हैं, जिनको आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, इस तरीके से नहीं मिलेगा। बस पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ जो है वो दीपक सर ऑफिशियल, पीडीएफ जो है वो दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं दीपक सर ऑफिशियल के नाम से, ठीक है। चलिए, धारा 283 देखिए, मजदूरों को बुलवाने तथा उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग। जब भी मजदूरों को, आप देखो ना, एक सायरन जो है वो पुरानी मूवी में बजता था, ऐसे बजता था ना वो, है ना, ठीक है, तो वो सायरन जो है उसका उपयोग नहीं कर सकते। कब? अगर आपके पास में लाइसेंस नहीं है या फिर लाइसेंस का उल्लंघन आप कर रहे हैं तो सायरन का उपयोग नहीं हो पाएगा। देखिए, नगर पालिका के लाइसेंस की शर्तों के अधीन मजदूरों को बुलवाने व छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग नहीं होगा। करेंगे तो क्या होगा भाई? नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नगर पालिका 1 माह के पूर्व नोटिस पर लाइसेंस को वापस ले सकती है। उस कंपनी को नोटिस देगी, सायरन क्यों बजा रहा है भाई,
एक माह पहले नोटिस देगी, फिर भी एक माह में बंद नहीं होता है, तो फिर 2000 से 5000 का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। कितना? 2000 से 5000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बोलिए, तबीयत ठीक है आप लोगों की? तबीयत ठीक है ना? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कंसंट्रेट कीजिए आप। इंश्योरेंस का अर्थ तो सद में और ठीक है, ओके। 284 देखिए, व्यक्ति को संबंधित नोटिस की तामील, जो भी व्यक्ति है उसको संबंधित नोटिस की तामील अगर वो करता है तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन बनाए गए नियम या उपविधि के अधीन किसी व्यक्ति को प्रत्येक नोट, इस आदेश की तामील तथा प्रत्येक बिल की प्रस्तुति नगर पालिका अधिकारी तथा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा। उससे नोटिस को किसी दृश्य स्थान पर चिपकाकर सूचित किया जाएगा। थोड़ा सा देखिए, लैंग्वेज बिल्कुल बुक की लैंग्वेज, जैसा बुक में लिखा हुआ था वैसे के वैसे उसने टाइप कर दिया है ना, थोड़ा सा सुधार नहीं किया है ना, मतलब जैसे मैंने दिया था वैसा नहीं किया उसने, थोड़ा सा जो है बिल्कुल किताबी लैंग्वेज है उसको टाइप कर दिया। नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन बनाए गए नियम या उपविधि के अधीन किसी व्यक्ति को प्रत्येक आदेश की तामील तथा प्रत्येक बिल की प्रस्तुति नगर पालिका अधिनियम, मतलब देखिए सुनिए, इसको ध्यान से सुनिए। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है, वहां से जो नोटिस निकला है, जो आदेश निकला है उसका उल्लंघन करता है, उस प्रस्तुति के अंदर वो क्या करेंगे, उस व्यक्ति को सूचित करेंगे। कैसे? उस स्थान पर एक नोटिस जो है वो चिपकाकर, उस स्थान पर एक नोटिस जो है वो चिपकाया जाएगा और उसको सूचित किया जाएगा। बस ये लिखा हुआ है, ठीक है, समझ गए? समझे ना उसको क्या लिखा हुआ था? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन करता है तो प्राधिकृत व्यक्ति उस भवन, उस जो है जहां पर भी वो स्थान है उस पर एक नोटिस लगाएगा, चिपका देगा और बोल देगा कि यहां पर ये प्रॉब्लम है, जुर्माना जमा करा दो। ठीक है, चलिए 285 देखिए, व्यक्ति के द्वारा नोटिस की अवज्ञा, कोई नोटिस दिया गया है और उसकी वो अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। यदि कोई व्यक्ति स्थावर या जंगम संपत्ति तथा अन्य कार्य से संबंधित नोटिस की अवज्ञा करता है तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दोष सिद्धि पर 2000 तक का जुर्माना हो सकेगा। फिर भी उल्लंघन होता है तो 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना। कोई भी नोटिस दिया गया है नगर पालिका के द्वारा किसी भी स्थावर या जंगम, मतलब चलायमान, अचलायमान, चल या अचल संबंधित, तो उस नोटिस की वो अवज्ञा कर देता है तो जुर्माना लगेगा 2000 तक का, और फिर प्रतिदिन जुर्माना भी है 50 रुपए प्रतिदिन। ठीक है, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, समझ में आएगा। नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर रिपीट कर दीजिए, मैं आपको रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है, चलिए 286 देखिए, सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा, मतलब सामूहिक रूप से, वो तो क्या था, किसी व्यक्ति को नोटिस दिया था, ये वाला तो किसी व्यक्ति को नोटिस दिया था, वो अवज्ञा कर रहा है, लेकिन ये सार्वजनिक नोटिस है, सभी लोगों पर, पब्लिक नोटिस, इसको हम लोग कहेंगे पब्लिक नोटिस। क्या कहेंगे? पब्लिक नोटिस जो है वो हम लोग इसको कहेंगे। तो पब्लिक नोटिस अगर जारी होता है उसकी अवज्ञा होती है, तो जनता के द्वारा अवज्ञा, मतलब अवज्ञा करने वाला कौन है? जनता कर रही है उसकी अवज्ञा। मजिस्ट्रेट द्वारा दोष सिद्धि पर जुर्माना 2000 से 5000 तक, और फिर भी उल्लंघन होने पर 50 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जाएगा। किस पे लगेगा? अब जनता में किसके ऊपर लगेगा? सभी के ऊपर लग जाएगा, या फिर कोई कम्युनिटी है, कोई यूनियन है, उनके ऊपर लग जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपने देखी, ये सामूहिक रूप से है, पब्लिक नोटिस है, इसकी अवज्ञा होगी तो दोष सिद्धि, जिस पर भी दोष सिद्धि हुई है उसको जुर्माना देना पड़ेगा। 287 देखिए, मुन्ना राम, बिल्कुल गुड आफ्टरनून। मनीषा कुमारी, दिव्या शर्मा, वीएस प्रभात, भरत मीना, अनुपम श्रीकांत, ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो 287 देखिए, कोई स्वामी है या अधिभोगी के गलती करने पर नगर पालिका उस कार्य को कर सकेगी तथा उसका खर्च वसूल कर सकेगी। मान लीजिए कोई भी स्वामी है, कोई भी अधिभोगी है, अधिभोगी मतलब किराएदार, ये समझ लीजिए आप, तो किराएदार समझ लीजिए। किराएदार मतलब, वैसे तो किराएदार नहीं समझना चाहिए, गलत बता रहा हूं मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए, किराएदार क्या कर रहा है? अधिभोग कर रहा है उस संपत्ति का, या तो स्वामी खुद है या उसका कोई किराएदार है ना, या कोई दूसरा व्यक्ति है जो संपत्ति का अधिभोग कर रहा है। तो किराएदार हम लोग नहीं लिखेंगे, केवल समझाने के लिए है ना। अधिभोगी के गलती करने पर
नगर पालिका उस कार्य को कर सकेगी तथा उसका खर्च भी जो है वसूल कर सकेगी। उसने गलती कर दी है, कार्य की उपेक्षा की है, किसने? स्वामी अधिभोगी ने। उपेक्षा के पश्चात कार्य है, ठीक है, कौन करेगा? नगर पालिका करेगी। फिर खर्च को कौन वहन करेगा? व्यक्ति जो है 1,000 रुपए तक व्यक्ति वहन करेगा। फिर नगर पालिका 10% वसूल करेगी खर्च का। जो भी खर्च हुआ है उसका 10% किससे वसूल करेगी? उस व्यक्ति से। 1,000 रुपए ले लिए, अब 10% जो है खर्च का वसूल करेगी जो नगर पालिका ने खर्च किया है, और 15% की दर से ब्याज सहित प्रति वर्ष नगर पालिका वसूल कर सकेगी। सुनिए क्या है, मान लीजिए कि 5,000 रुपए का नुकसान हो गया है, 5,000 का नुकसान हो गया है, तो नुकसान हो गया है तो नगर पालिका क्या करेगी? उस व्यक्ति से 1,000 रुपए ले लेगी। कितने बचे? 4,000 बचे, ठीक है। अब जो 4,000 बचे हैं, तो ये जो पूरा हुआ था इसका 10%, 10% कितना हो जाएगा? 50 रुपए। तो 1,050 रुपए उसे ले लेगी, ठीक है, ठीक है। नगर पालिका 10% वसूल कर सकेगी, खर्चे का 10%। जो खर्चा किया था 5,000, उसका 10% वसूल कर लिया है, मतलब 500 रुपए, 1,050 नहीं, 500 रुपए, ठीक है। तो 500 रुपए उसमें ऐड हो गए। अब देखिए अब क्या होगा? प्रतिवर्ष 15%, तो 15% कितना हो जाएगा? 750 रुपए उससे हर वर्ष वसूल की जाएंगे जब तक कि 5,000 रुपए पूरे नहीं हो जाते। ये तरीका है, क्योंकि हर कोई एक साथ दे नहीं पाएगा 5,000। शुरुआत में 1,000 वसूले, फिर 10% खर्च का वसूल कर लेंगे, और हर साल जो है 15% उस पर क्या लगाते रहेंगे? किस्तें उसकी बांध देंगे। ठीक है, चलिए धारा 288 देखिए। स्वामी द्वारा कार्य न किए जाने पर अधिभोगी कार्य के लिए खर्च कर सकेंगे और उसे किराए से काट लेंगे। तो वैसे तो हम लोग किराएदार सही लिख रहे थे, वैसे तो हम लोग किराएदार सही लिख रहे थे। अधिभोगी जो है कोई काम नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि आप किसी मकान में रहते हैं किराए से, और वहां पर जब बारिश आती है तो छत टपकती है, बारिश आती है छत टपकती है। आपने यह ठेकेदार को दिखाया और ठेकेदार ने यह कहा कि इसमें जो है 10,000 रुपए का खर्चा लगेगा और छत को जो है वो वापस से दुरुस्त किया जाएगा ताकि पानी ना गिरे। अब अधिभोगी जो है, जो किराएदार है इसके अंदर, वो क्या करेगा? 10,000 रुपए खर्च करेगा और जो किराया दिया जाना है उसमें से उसको काट लेगा। ये धारा 288, ठीक है। 289 देखिए, बोलिए। दिव्या शर्मा, सर एग्जाम में पर्टिकुलर धारा पर जुर्माना भी पूछ सकते हैं क्या? देखिए जुर्माने तक वो नहीं पहुंचेगा, जुर्माने तक वो नहीं पहुंचेगा, इतना ज्यादा फैक्चुअल जो है इस एग्जाम के लिए नहीं होगा, है ना। जुर्माने तक नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंचता भी है, एक क्वेश्चन मान लो, एक क्वेश्चन मान लो, क्योंकि जुर्माने कम से कम आपने 100 पढ़ लिए होंगे। एक क्वेश्चन मान लो अगर पूछ लेता है तो वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी अगर एक क्वेश्चन पूछ ले तो पूछ ले। हाँ, धाराओं से जरूर पूछेगा कि इस धारा में क्या लिखा है। धारा तो आपको पता होनी चाहिए मैक्सिमम, जितना याद कर सकते हो। वीएस प्रभात, यस सर। मनीषा कुमारी, मुन्नाराम कह रहे हैं मेरी इस बार टेस्ट में नया डूब गई। मुन्नाराम शायद आपने रिवाइज नहीं किया होगा, एक बार रिवाइज कर लीजिए। आपको आप जो है 54 नंबर आए हैं। अभी 4 बजे आपकी क्लास होगी, उसमें देखेंगे कि आप लोगों के कितने नंबर आए हैं। सर कितने बजे क्लास होती है? मंजू भाटी, रोजाना 2 बजे जो है वो हमारी क्लास कंडक्ट करवाई जाती है। दोपहर में 2 बजे हम लोग क्लास लेते हैं, ठीक है। टेस्ट कब होगा? अगला टेस्ट जो है वो 23 अक्टूबर को लगेगा। 9 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को लग चुके हैं। थर्ड टेस्ट जो है वो 23 अक्टूबर को अब लगने जा रहा है। 23 अक्टूबर का मतलब छोटी दिवाली उस दिन है। छोटी दिवाली जो है टेस्ट के साथ मनाइएगा। चलिए धारा 289 देखिए। कार्यवाहियां यदि कोई अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है। अगर मान लीजिए कोई अधिभोगी, कोई किराएदार है, मकान मालिक काम करवाना चाहता है, मकान मालिक काम करवाना चाहता है, किराएदार जो है उसका विरोध कर रहा है, तो क्या होगा? कोई भी कार्य निष्पादन हो रहा है उसमें अधिभोगी जो है अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है, तो प्रक्रिया क्या है? सुनिए, नोटिस दिए जाने के पश्चात भी विरोध करता रहता है वो, तो मजिस्ट्रेट स्वामी द्वारा उसका सबूत पेश किए जाने का आदेश जारी करेगा। जो भी स्वामी है, मान लीजिए ये एक मकान है, उस मकान के अंदर आपने किराएदार जो है वो रख रखा है, वेरी गुड, रख दीजिए, ठीक है। तो 2 व्यक्ति हो गए, एक तो इस मकान का स्वामी हो गया, एक जो है वो इसका किराएदार हो गया। दिख रहा है आपको? कट थोड़ी रहा है, इधर दिख रहा है। किराएदार हो गया, एक स्वामी हो गया। जब भी उस घर के अंदर कोई काम होता है तो ये स्वामी, ये जो किराएदार है वो उसका विरोध करता है, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा कि ये स्वामी जो है वो उसका सबूत पेश कर दे कि हाँ वो किस तरीके से विरोध कर रहा है।
फोटो वगैरह ले ले, उससे जो है किसी से व्यक्ति जो है उसको क्या कर सकता है, समक्ष उसका प्रमाण जो है वो ले सकता है। फिर कार्रवाई होगी उस व्यक्ति के ऊपर कि 8 दिन के पश्चात भी अधिभोगी स्वामी को कार्य निष्पादन से रोकता है। ठीक है, अधिभोगी जो है किराएदार, वो स्वामी को कार्य करने से रोक रहा है 8 दिन के पश्चात। अभी देखिए मजिस्ट्रेट ने जो है उसको क्या कर दिया है, वहां पर हवाला दे दिया कि यार काम करने दे। 8 दिन तक इंतजार होगा, लेकिन फिर भी किराएदार जो है वो स्वामी को कार्य निष्पादन से रोकता है, तो इस बार जुर्माना लग जाएगा 1000 से 2000 तक। आई थिंक आप लोगों ने अगर कुछ विद्यार्थी अगर आरएस की तैयारी कर चुके हैं तो उन्होंने जो है वो पढ़ा होगा कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से अधिक किराए पर रह जाता है किसी संपत्ति पर, 12 साल से अधिक भी रहता है किसी संपत्ति पर, तो फिर किराए जो स्वामी है उससे ज्यादा हक किसका होगा, उस किराएदार का होता है। ठीक है, दिव्या शर्मा, मनीषा कुमारी कह रही है कि सर 399 में कुल कितनी टेस्ट सीरीज होंगी? 20। 399 में मान लीजिए 400 रुपए है, तो 400 रुपए में कितनी टेस्ट सीरीज है? 20। और 20 से इसको डिवाइड करें तो कितना निकल जाएगा? ये 2 दूनी 4, 20 रुपए। एक टेस्ट के 20 रुपए। 100 भाई देखिए 399 मतलब 400 रुपए में आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे। 120 क्वेश्चन एक पेपर में मिलेंगे। अब देखिए 120 क्वेश्चन एक पेपर में और 20 रुपए जो है, 20 रुपए एक पेपर के। ठीक है, तो कितना हो गया? 6, मतलब 60 पैसे 60 पैसे में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, 60 पैसे के अंदर, 1 रुपए से भी कम कीमत में। ठीक है, और यार देखिए मेरी बात सुनिए, आप एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचिए, थोड़ा सा बी प्रैक्टिकल होके सोचिए। अपने पास में कोई इतना बड़ा संख्या बल नहीं है कि हुजूम है। रिसेंटली 1 महीने पहले चैनल शुरू किया है, इतना बड़ा कोई संख्या बल नहीं है। ठीक है, और विद्यार्थी भी इतनी एग्जाम देते हैं, है ना, 20, 22, 25 के आसपास एग्जाम देते हैं। इतनी सारे टेस्ट पेपर बनेंगे, टाइपिंग कॉस्ट है, ऐप वाला चार्ज लेता है, बहुत सारे पैसे लगते हैं। भाई समझिए, आप परिस्थितियों को समझिए, परिस्थितियों के अनुकूल जो है वो अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए। हवा के झोंके जो है, हवा की जो रुख चल रही है उस तरफ रुख कर लीजिए, है ना, लहरों के विपरीत नहीं चलना है। ठीक है सर, क्लास का टाइमिंग पता, आज भी हाफ क्लास मिस हो गई दिव्या शर्मा। 2 बजे क्लास होती है, ऐसा भी होता है क्या सर? हाँ बिल्कुल, 12 साल तक अगर कोई किराएदार रह रहा है, अगर वो 12 साल तक आपने उसका कोई एग्रीमेंट कुछ भी नहीं कराया है, वो रह रहा है, तो फिर मालिक से ज्यादा हक किसका हो जाएगा? उस किराएदार का हो जाएगा। 290 पर देखिए, 290, नगर पालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने पर पेनल्टी। मान लीजिए नगर पालिका के कोई अधिकारी हैं, वो अपने काम को करना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए नगर पालिका द्वारा नियोजित अथवा संविदा पर रखे गए व्यक्ति को अपने कार्य कर्तव्य में बाधा डालता है अथवा उत्पीड़ित करता है, अथवा दिशा निर्देश चिन्ह लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? ये चिन्ह लिखा हुआ है, कोई दिशा निर्देश चिन्ह है ना, इधर राइट घूमिए, लेफ्ट घूमिए, है ना, ये जो है स्वामी कॉलोनी, ये है इकबाल कॉलोनी, ये जो है खान कॉलोनी, ये जो है शर्मा कॉलोनी, ये है तिवाड़ी चौराया, इस तरीके से। तो कोई भी चिन्ह है उसको मिटाता है तो उस व्यक्ति पर जुर्माना लगेगा 2000 से 5000। नोट है, ऐसे अपराध में पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की भी शक्ति होगी। जो भी पुलिस अधिकारी का क्षेत्र है, जिस भी क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा अगर वो नगर पालिका के द्वारा जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसके काम में क्या डाल रहा है? बाधा डाल रहा है, अड़चन पहुंचा रहा है। ठीक है, चलिए हो जाएगा 290, इजी है। आगे बढ़ते हैं 291। अधिनियम, नियमों और उपविधियों के भंग होने के लिए पेनल्टी जो अन्य उपविधित नहीं है, जो अन्य जगह जो है उपविधित नहीं है, मतलब कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है, उसको यहां पर लिख दिया है कि अधिनियम, नियमों, उपविधियों के भंग होने। कोई मान लीजिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के विपरीत जाके कार्य करता है, उसका उल्लंघन करता है, उस परिस्थिति के अंदर उसका उल्लंघन होता है किसका? नोटिस का, आदेश का, निर्देश की अवज्ञा होती है, या विधि का उल्लंघन कर रहा है तो वो जुर्माना लगेगा उसके ऊपर 2000 से 5000। किसका? ये किसका उल्लंघन है? कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। दैट्स इट। बोलिए सर, आज 4 PM पर कौन सी क्लास होगी? 4 PM पर रिजल्ट अनाउंस करेंगे हम लोग घंटे भर बाद में। कल जो टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट अनाउंस करेंगे। वैसे लगभग 3:15 तो हो चुके हैं। धारा 292 देखिए, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश। अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम का मतलब क्या समझा जाए? अधिनियम का मतलब समझा जाए
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, ये इसका मतलब समझा जाए। और उसके प्रयोजन के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी किसी भूमि पर प्रवेश करता है, तो देखिए प्रवेश करता है ना, प्रवेश करता या अधिकारी, अधिकारी अथवा नगरपालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। जो प्रवेश करने वाला है, प्रवेश करता कौन है, अधिकारी है या नगरपालिका द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, वो प्रवेश करता है वहां पर। स्थान कौन सा है, कोई भी भूमि पर प्रवेश कर सकता है, किसी भी भवन में प्रवेश कर सकता है। किस समय प्रवेश करेगा, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच। ठीक है, 3 पॉइंट समझ में आए। कौन प्रवेश करेगा, नगर पालिका द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति। कहां करेगा, भूमि या भवन पर। कब करेगा, सूर्योदय सूर्यास्त के बीच। नोट क्या लिखा हुआ है, यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अलावा किसी भूमि अथवा भवन में अधिभोगी के अनुमति के बिना प्रवेश करना हो तो 24 घंटे पहले जो है उसको नोटिस देता है कि हम जो है प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, नोट देखिए, इस संपूर्ण कार्यवाही में मानव आवेश के उपयोग, मानव जो है आवास, आवेश नहीं है आवास है ये, मानव आवास के उपयोग में आने वाले भवनों के मामले में सामाजिक व धार्मिक रीतियों का ध्यान रखा जाएगा। देखिए आपको जो पीडीएफ नोट्स दिए गए हैं उसमें कुछ शब्द मिस्टेक हो सकते हैं, जैसे ये शब्द है, जैसे आदेश लिखा हुआ यानी आवेश लिखा हुआ था वो आवास होगा। जब हमारा ये अधिनियम कंप्लीट होगा तो उसकी प्रूफ रीडिंग में करवाऊंगा कि कहां कहां मिस्टेक है ना, जहां जहां मिस्टेक्स है उनको प्रूफ रीडिंग जो है वो करवाया जाएगा, जहां जहां मिस्टेक्स होगी उसको सुधार करके फिर आप लोगों के लिए दिया जाएगा। अभी क्या है कि हम लोग प्रोसेस के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, निवारक परीक्षण है ना, प्रिवेंटिव एक्शन, इसको हम लोग कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। ठीक है, चलिए, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की विधियों या उपबंधों के अधीन जल निकास कार्य या अन्य कार्य के लिए वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय बिना नोटिस के निरीक्षण कर सकता है। ये जो अधिनियम आप लोग देख रहे हैं, जहां पर जल निकासी की व्यवस्था की गई है या अन्य कोई कार्य नगर पालिका ने करवाया है, उसका निरीक्षण अध्यक्ष कर सकता है, उपाध्यक्ष कर सकता है, ये सीएमओ कर सकता है, ये चीफ म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर इसको कहते हैं, सीएमओ। कोई स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो निरीक्षण कर सकता है। मानव आवास के लिए उपयुक्त भवन में सामाजिक और धार्मिक रीतियों का वो ध्यान रखेगा। जब भी वो निरीक्षण करेगा, उस भवन के अंदर लोग रह रहे हैं, वहां पर कई सामाजिक जो है परंपराएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, उनका वो ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। प्रवेश करने की शक्ति, कहां पर प्रवेश करेंगे, देखिए धारा 292, इससे पहले धारा 292 के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति निरीक्षण या तलाशी के लिए दरवाजे, फाटक अथवा अवरोध को खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा। दरवाजा बंद कर रखा है ना, अंदर नहीं आने देंगे तो उसको तोड़ के घुस जाएगा, है ना। वो सीआईडी के अंदर है ना एक, वो नाम भूल गया मैं, नहीं नाम भूल गया मैं, बोला तोड़ दो इसको, है ना, इस तरीके से। नोट क्या लिखा हुआ है, अधिभोगी की अनुपस्थिति में तथा इनकार करने पर भी वह कार्य पूर्ण जो है यानी कि विधिपूर्ण जो है वो माना जाए, कार्य विधिपूर्ण जो है माना जाएगा। 292 क्या देखा था, किसी भी संपत्ति में वो प्रवेश कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी वहां पे दरवाजा है, कोई फाटक है, कोई अवरोध है, उसको तोड़ देगा, खोल देगा, खुलवा देगा, जो भी करेगा वो कर सकता है। और अगर वो इनकार करता है तो फिर भी उसको खोल दिया जाएगा और वो विधिपूर्ण माना जाएगा। इजी है, टफ नहीं है, बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। 295 देखिए, निश्चित मामलों में प्रतिकर, और जहां पर प्रतिकर लिखा हुआ है वो उसको कहते हैं हर्जाना। ठीक है, इसकी अवधारणा, निश्चित मामलों में हर्जाने की अवधारणा क्या है। हर्जाना निर्धारक कौन है, निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। ये जो लोकल बॉडीज है ना, लोकल बॉडीज है, डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, उसके अंदर जो भी अधिकारी है वो क्या करेगा, उस हर्जाने का निर्धारण करेगा कि 5,000 देना है, 10,000 देना है, 15,000 देना है, 20,000 देना है, उसका निर्धारण करेगा। और फिर मामला, क्या मामला है, इस अधिनियम के तहत नुकसानी के संबंध में सहमति नहीं होना। समझिए, थोड़ा सा आपकी टिपिकल होगा इसको समझने के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, दया, हाँ दया, दया तोड़ दो इसे, है ना, तो दया आएगा उसको तोड़ देगा। देखिए, इस अधिनियम के तहत नुकसानी के संबंध में सहमति, मान लीजिए कोई नुकसान हुआ है, जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ है 5,000 का, वो व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा 5,000 का नहीं 10,000 का हुआ है, कोई सहमति नहीं बन रही है। तो सहमति नहीं बन रही है, उस मामले के अंदर एक अधिकारी जो है वो अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, निदेशक स्थानीय निकाय के द्वारा। ठीक है,
जो कि इसका क्या करेगा, निर्धारित करेगा। नोट है कि मामला किसी भूमि से संबंधित है तो भूमि अर्जन अधिनियम 1894 द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार निपटारा किया जाएगा। तो ये आप लोग इंपोर्टेंट लगा लीजिए, कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, इसको कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेजिए। नोट है, व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है वो सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट जो है उसमें भी जा सकता है। इजी है, सुनिए इसको। मान लीजिए आपकी संपत्ति का कोई नुकसान हुआ है, आप उसका हर्जाना चाहते हैं, हर्जाना चाहते हैं, तो उसका निर्धारण कौन करेगा, हर्जाना निर्धारक करेगा। कौन होता है वो, प्राधिकृत अधिकारी। किसके द्वारा, निदेशक स्वास्थ्य निकाय के द्वारा। ठीक है, अच्छा मामला क्या होगा, मान लीजिए पहले से ही कोई हर्जाना डिसाइड किया गया है, उससे आप खुश नहीं है, कहते हैं कि नुकसानी जो है वो ज्यादा हुई है, सहमति नहीं बनी है, उस संबंध में भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के द्वारा जो है उस कार्य को निपटाया जाएगा और व्यथित व्यक्ति सिविल न्यायालय की शरण में भी जा सकता है। ठीक है, वेरी गुड। 296 देखिए, बोलिए। हाँ, अच्छी चल रही तैयारी राजेश कुमार। राजेश कुमार, मनीषा की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, ज्योति सोनी, संदीप सिंह। ठीक है राजेश कुमार, जो है मनीषा की तैयारी अच्छी चल रही है। कुमार प्रताप, बिल्कुल गुड मॉर्निंग राजेश कुमार। भाई जिन भी विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप पता नहीं देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, है ना, क्या कारण, पता ही मुझे भी पता नहीं लगा है कभी। देखिए धारा 296, मैंने जब इसके एनालिटिक्स देखे यूट्यूब के, तो लगभग उसने दिखाया कि सर आपके चैनल पे 65% जो लोग हैं वो बिना सब्सक्राइब किए आपका वीडियो देखते हैं, और बाकी जो 35% हैं देखने वाले, उन्होंने ही सब्सक्राइब कर रखा है। ये एनालिटिक्स के अंदर दिखाते। फिर मैंने सोचा मैं यार इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और इनमें से केवल 35% ने सब्सक्राइब कर रखा है। खैर देखते हैं, खर्च कैसे निश्चित व वसूल किया जाए। यदि कोई विवाद खर्चों के संबंध में उत्पन्न होता है तो इस अधिनियम मतलब राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाना है तो इसका विनिश्चय नगर पालिका करेगी और उसी रीति से वसूल किया जाएगा जो इस अधिनियम में उल्लेखित कर के रूप में दावाकृत रकम वसूल की जाती है। ठीक है, तो कोई भी खर्च है वो वसूल किया जाएगा किस रीति से, इस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अंदर जो लिखा हुआ है। कौन वसूल करेगा, नगर पालिका, एक टैक्स के रूप में उसको वसूल कर लेगी। इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 297 बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे इंपॉर्टेंट धारा जो है वो आज की यही है, 297। ध्यान से सुनिए, इधर आइए, कंसंट्रेट कीजिए, इधर कंसंट्रेट कीजिए। हर्षवर्धन हनुमंत, बिल्कुल सर जी सादर प्रणाम, जय मां भवानी। बिल्कुल जय मां भवानी। सर जी क्लास रेगुलर होती है क्या? क्लास रेगुलर होते ही आज जो है 1.5 महीना हो गया, 2 महीने होने को है, 1.5 महीना हो चुका होगा, है ना। यहां पर 297 धारा तक पहुंच गए हम लोग करते करते। इसके नोट जो है पीडीएफ नोट्स वो आप लोग डाउनलोड कीजिए। दीपक सर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। दीपक सर ऑफिशियल, ये टेलीग्राम चैनल है, दीपक सर ऑफिशियल सर्च कीजिए, टेलीग्राम चैनल है। इस जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसके नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, क्लिक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, पता रहेगा आपको कब लेक्चर जो है वो आ रहा है। रोजाना 2 बजे आपकी क्लास होती है, 2 PM पर क्लास होती है। देखिए 297 देखिए, राज्य नगर पालिका संघ का गठन और उसके कृत्य। एक नई संस्था बन रही है, सुनिए। संघ का नाम क्या होगा, राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड संघ, इसका नाम है राजस्थान स्टेट म्युनिसिपैलिटी बोर्ड यूनियन। ठीक है, ये इसका नाम है। कोई अन्य नाम जो राज्य सरकार उचित समझे वो भी नाम रखा जा सकता है। गठन की प्रक्रिया मतलब ये जो है संघ, ये जो राजस्थान राज्य नगर पालिका बोर्ड, ये कैसे बनेगा, नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य संघ के सदस्य बनने का संकल्प पारित कर दे। मान लीजिए किसी नगर पालिका के अंदर 500 सदस्य हैं, ठीक है, इनमें से आधे 250 + 1 251 इतने सदस्य ये बोल दें कि हां हम राजस्थान स्टेट म्युनिसिपैलिटी बोर्ड यूनियन की जो है वो सदस्यता लेने के लिए तैयार है, उस परिस्थिति में इसका गठन जो है वो हो सकता है। इजी है, बस आप लोग ये ध्यान रखना कि राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन, राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन जो है इसका जिक्र कौन सी धारा के अंदर किया गया है, तो धारा 297 जो है आप लोग याद रखना। इसको कैसे बनाया जाएगा,
नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य जो है इसके सदस्य बनने को तैयार हों कि हाँ हम जो है इसकी सदस्यता ले लेंगे, तब इसका गठन कर दिया जाएगा। अब देखिए इसका काम क्या होगा, गठन तो कर दिया, इसका काम क्या होगा। नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका के सामान्य विवादों का परीक्षण परीक्षण और सूचना का प्रसारण। ठीक है, पहला काम विवादों की स्थिति में सूचना का प्रसारण। ठीक है, कोई भी विवाद होता है उसकी स्थिति में सूचना का प्रसारण। ठीक है, ठीक है, सामान्य हित के मामले में अभिकरण, मतलब कोई ट्राइब्यूनल है, कोई अभिकरण है, ट्राइब्यूनल है। ठीक है, वह राज्य सरकार को प्रस्तुत करना, कोई भी मामला है। ठीक है, परामर्श प्रदान करना, अन्य कार्य जो राज्य सरकार उचित समझे, ये कृत्य हैं, ये करते हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, दीपक सर ऑफिशियल से। ठीक है, तो ये जो राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन हम लोग पढ़ रहे हैं, राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन, आरएसएमबीयू, आरएसएमबीयू जो पढ़ रहे हैं इसके काम है। फिर देखिए, निश्चित मामले राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा संचालित होंगे। ठीक है, कौन कौन से मामले जो है वो राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित होंगे। देखिए, संघ का संविधान, मतलब वो जो आरएसएमबीयू है वो कैसे चलेगा, क्या उसके उद्देश्य होंगे, क्या लक्ष्य होंगे। नगर पालिका के द्वारा संघ को दी जाने वाली रकम, नगर पालिका जो है वो उस बोर्ड को रकम देगी तो कौन निर्धारित करेगा, राज्य सरकार निर्धारित करेगी। संघ के वित्त पोषण के लेखाओं, अकाउंट्स हैं, उनका रखरखाव है, प्रबंधन और नियंत्रण, ऐसे अन्य मामले जो इस धारा में उल्लेखित हैं। ठीक है, नोट है, कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी समय नगर पालिका का अध्यक्ष ना रहा हो। सुनिए, धारा 297 के तहत, धारा 297 के तहत एक संस्था का निर्माण किया जाएगा जिसका नाम है राजस्थान स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड यूनियन, आरएसएमबीयू। ठीक है, इसका गठन किया जाएगा। गठन कैसे किया जाएगा, नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य जो है वो इसके सदस्य बनने को तैयार हो और एक संकल्प पारित कर दें कि हम बन लेंगे। इसका काम क्या है, कोई भी विवाद है उस विवादों को जो है उसका निपटारा करना, समाधान करना और राज्य सरकार को सूचित करना, ये इसका प्रमुख काम है। ठीक है, लेकिन ये और भी काम करती है जो राज्य सरकार इसको देता है। कौन कौन से काम है वो, कि ये जो संघ यूनियन जो बनाई गई है इसके लक्ष्यों का निर्धारण करना। ठीक है, फिर नगर पालिका द्वारा संघ को दी जाने वाली रकम, ठीक है, इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। फिर वित्त पोषण, रखरखाव, अकाउंट वगैरह ये सब। लेकिन इसका जो अध्यक्ष है, आरएसएमबीयू का जो अध्यक्ष है वो कौन बनेगा, अध्यक्ष वो बनेगा जो कभी ना कभी किसी ना किसी समय नगर पालिका का अध्यक्ष, जब तक कि वह किसी ना किसी समय नगर पालिका का अध्यक्ष रहा हो, वो क्या बनेगा, वही इसका पात्र हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति संघ में प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी ना किसी समय नगर पालिका का अध्यक्ष ना रहा हो या रहा हो, है ना। ठीक है, ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है आपको, बताइए, करते हो। 2 बजे शुरू करते हैं प्रमोद सैनी, 2 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। ठीक है, चलिए, सुबह 6 बजे हम लोग एम लक्ष्मीकांत को, आज जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मुश्किल से मान के चलिए कि हम लोग 4 दिन में, आज सोमवार हुआ है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये 4 दिन है। शुक्रवार पहले पहले ये आपके तमाम टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। योजनाओं को हम लोग पैरेलल कर ही रहे हैं, केवल आपके 3 टॉपिक और बाकी रहेंगे, पार्ट बी कंप्लीट। ठीक है, चलिए, शाम को 10 बजे 10 मिनट 10 प्रश्नों के साथ में मुलाकात होगी। शाम को 10 बजे आप लोग जरूर तैयार रहना। क्लास कैसी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए। दीपक सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप लोग को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, ये जो है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आरएस बाबा दीपक सर। यहां पर आप लोग को जो है वो बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, वीडियो कोर्सेज जो है वो आप लोग को मिलेंगे। जैसे ईओआरओ की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज जो है वो आपको जो है पढ़नी है यहाँ से। फिर ईओआरओ का फुल वीडियो कोर्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल है, 799 के अंदर अवेलेबल है। पार्ट ए पार्ट बी की टेस्ट सीरीज जो है इसके साथ में फ्री है। तो मतलब ये मान के चलिए कि केवल और केवल ये वीडियो कोर्स आपको कितने में पड़ रहा है, 400 रुपए के अंदर पड़ रहा है। ये टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी फ्री जो है वो आपको दी जाएगी इसके साथ में। फिर देखिए, ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो है अभी यही ट्रेंडिंग के अंदर चल रहा है। ठीक है, चलिए, तान सिंह गुजर कह रहे हैं सर आपका कोर्स लेना, आपका मोबाइल नंबर देना, आप कोर्स कैसे डाउनलोड करें। देखिए क्या होगा,
यहां पर लेक्चर जो है रिकॉर्डेड लेक्चर रहेंगे जो आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक दो लेक्चर डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप उनके नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाते तो पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल रहेगी। ठीक है, बोलिए कोई प्रश्न हो आपका, कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। ठीक है, आपका कोई भी सवाल है तो पूछ लीजिए। हर्षवर्धन कह रहे हैं कि आप सिलेबस साथ रख, अच्छा ठीक है, आपस में बातचीत चल रही है आप लोगों के। चलिए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वाले टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। 23 अक्टूबर को अगला टेस्ट लग रहा है और 4 बजे आपकी क्लास, मतलब अभी आधे घंटे बाद में आपकी क्लास होगी जिसमें टेस्ट के रिजल्ट को हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।